हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा जो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस है उसका हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कर रहे थे, उसमें हमने लाइफ इंश्योरेंस का टॉपिक है जो वो कवर कर लिया था। अब हम कर रहे हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जर्नल इंश्योरेंस जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो जर्नल इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी गुड्स का जो इंश्योरेंस है वो करवाया जा सकता है। इट मीन्स लाइफ के अलावा जो इंश्योरेंस है वो सारा, तो वो सारी चीज़ें जिनका लॉस है जो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। इट मीन्स उसको इंडेमनीफाई कर सकती है आपके लॉस को मॉनेटरी टर्म्स में। तो उसको सबके लिए हम जनरल इंश्योरेंस है जो करा सकते हैं, या उसको नॉन लाइफ इंश्योरेंस है जो कहा जाता है। तो इसके टाइप्स हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस के। फायर इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, मैराइन इंश्योरेंस है, समुद्री इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है। तो ये सारे पार्ट हैं, आपके टाइप्स हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस की या जनरल इंश्योरेंस की। तो फर्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपका है फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस क्या है? फायर इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अडेम्प्टी। जितने भी जनरल इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट है वो अडेम्प्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि उस बंदे के लॉस की भरपाई इंडेमनीफाई किया जा सकता है। तो फायर इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अडेम्प्टी एंड द इंश्योर्ड कैन नॉट क्लेम एनीथिंग मोर देन द वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट और डैमेज्ड बाय फायर और द अमाउंट इंश्योर्ड विच एवर इज लेस। तो वो क्या कहता है कि फायर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनीफाई का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें वो बंदा उससे ज़्यादा जितना उसका एक्चुअल में लॉस हुआ है या जितने का उसने इंश्योरेंस करवाया था, दोनों में जो लेस है उतनी अमाउंट ही उसको मिलेगी, उससे ज़्यादा वो क्लेम नहीं कर सकता। तो इट मीन्स अगर आपने 10,000 की पॉलिसी ली थी, आपका 7,000 का नुकसान हुआ है तो आपको 7,000 रुपया ही मिलेगा, 10,000 नहीं मिलेगा। अगर आपका नुकसान 12,000 रुपये का हुआ है, आपने पॉलिसी 10,000 रुपये की ली थी, तो आपको मैक्सिमम 10,000 रुपया ही मिलेगा। तो लॉस की अमाउंट और पॉलिसी की अमाउंट विच एवर इज़ लेस वो आपको पे किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। तो आप प्रॉफिट है जो नहीं कमा सकते इंश्योरेंस के केस में। The contract of the fire insurance does not help in controlling or preventing the fire, but it is a promise to compensate the loss caused by fire. तो इंश्योरेंस है क्या? फायर इंश्योरेंस आपको कंट्रोल नहीं करने में हेल्प करेगा, प्रिवेंट नहीं करेगा आपकी आग लगने को, लेकिन अगर आपका नुकसान होता है आग लगने के कारण तो उस केस में कंपनी जो है आपको कंपनसेट करेगी। तो इसको हम बोलते हैं कि कंपनसेशन है जो वो कंपनी की तरफ से दी जाएगी उस तरीके से। अ फायर इंश्योरेंस इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट है जिसमें जो इंश्योरर है वो एग्री करता है कि वो इंडेमनीफाई करेगा अगर उसकी प्रॉपर्टी को, जिस चीज़ का वो इंश्योरेंस कर रहा है, उसको फायर के कारण कोई भी नुकसान है अगर पहुंचेगा, और कंसिडरेशन जो उसके बदले में वो पे करेगा दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम। तो जो इंश्योर्ड है वो प्रीमियम पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रॉमिस करेगी कि जब भी उसका अगर इस कारण उसका कोई लॉस हो जाता है, जितने टाइम पीरियड के लिए उसने पॉलिसी ली है, तो वो उसके लॉस की भरपाई करेंगे। तो एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जो जर्नल इंश्योरेंस है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो लाइफ इंश्योरेंस है वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में पैसा आपको वापस आएगा ही आएगा, चाहे डेथ के टाइम से आए या फिर जब आपका टाइम पीरियड मैच्योरिटी हो जाएगी उस टाइम पे आए। लेकिन जर्नल इंश्योरेंस में पैसा तभी आएगा अगर आपको कोई लॉस अक्कर होगा, तो लॉस का पैसा वापस आएगा, अदरवाइज आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा जो आपने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया है। डेफिनेशंस दे रखी हैं इंश्योरेंस की, आप एक कोई भी एक डेफिनेशन है जो वो कर लेते हो। हम एक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। VR भूषण एंड RS शर्मा की एक डेफिनेशन दे रखी है। अ फायर इंश्योरेंस में बी डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी इन रिटर्न फॉर द कंसिडरेशन undertakes to identify the other party against financial loss caused by fire और अदर डिफाइंड पैरल्स अप टू एन एग्रीड अमाउंट। तो फायर इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें एक पार्टी कंसिडरेशन के बदले में, प्रीमियम के बदले में, दूसरी पार्टी को अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है फायर के कारण या उससे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ के कारण, तो जितनी अमाउंट एग्री की गई थी या लॉस की अमाउंट है उसको इंडेमनीफाई करने की प्रॉमिस है जो वो देती है। करैक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं फायर इंश्योरेंस की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अडेम्प्टी है, वो आप अडेम्प्टी पढ़ चुके हो कि अडेम्प्टी है जिसमें अमाउंट जितना आपका एक्चुअल लॉस हुआ है उससे ज़्यादा अमाउंट जो है आप क्लेम नहीं कर सकते। पॉलिसी अमाउंट और लॉस अमाउंट विच एवर इज लेस विल बी पेड बाय द
कंपनी। सेकंड है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे लाइफ इंश्योरेंस के, हमने हर जगह पे करना है कि ऑफर होगी और असेसमेंट होगी, क्योंकि हर जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट बनना जरूरी है और एग्रीमेंट के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी ज़रूरी है। थर्ड है प्रीमियम होगा, कंसिडरेशन जरूर पे की जाएगी। नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जो बंदा भी किसी चीज़ का प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रहा है उस प्रॉपर्टी में उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है, जब वो पॉलिसी ले रहा है तब भी, और जब वो पॉलिसी को कोई लॉस हुआ है उस प्रॉपर्टी को तब भी वो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें होना ज़रूरी है। प्रीमियम है, जो पेमेंट है जो प्रीमियम में पे की जाएगी उसका प्रीमियम। पॉलिसी ड्यूरेशन है फायर इंश्योरेंस की, जो जन पॉलिसी है जनरली 1 ईयर के लिए इशू की जाती है। कई केसेस में इससे छोटे पीरियड के लिए भी पॉलिसी ली जा सकती है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस के केस में फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी 1 ईयर की होती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। द स्क्रैप और वट जो भी बच जाएगा उन पे सारे पे इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम होगा। वो सब्रोगेशन का प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किया था सेम। नेक्स्ट है आउटकम। द लॉस मस्ट बी द आउटकम ऑफ द फायर ओनली। जो लॉस आपका फायर के कारण हुआ है सिर्फ उसी लॉस की भरपाई होगी और किसी तरह के लॉस की भरपाई नहीं होगी अगर वो फायर से नहीं हुआ और इंश्योरेंस आपने फायर का करवाया है। नेक्स्ट है क्लेम सेटलमेंट। द क्लेम में बी सेटल्ड इन कैश हो सकता है, रिहेबिलिटाइजिंग द गुड्स और हो सकता है, और प्रॉपर्टीज डैमेज्ड बाय फायर अंडर द फायर इंश्योरेंस। तो हो सकता है कि आपको कैश में क्लेम मिल जाए अगर लॉस हुआ है, हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी को जो है सेम सिचुएशन में लाया जाए जिस प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ था। अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल कि दोनों पार्टीज हैं जो उन्होंने कोई भी मटेरियल फैक्ट एक दूसरे से डिस्क्लोज नहीं किया है, छुपाया नहीं है कुछ भी। सरेंडर वैल्यू। फायर इंश्योरेंस प्लान्स हैव नो सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू होती है जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हो, लाइक लाइफ इंश्योरेंस की। तो जो फायर इंश्योरेंस है उसमें कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं होगी। सरेंडर वैल्यू इन बिटवीन, अगर आप पॉलिसी बंद कर देते हो तो आपको कितना पैसा उसके बदले में दिया जाएगा जो प्रीमियम आप भर चुके हो। तो फायर इंश्योरेंस के केस में कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट है असाइनमेंट। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी को भी किसी और को असाइन किया जा सकता है आगे। असाइनमेंट और नॉमिनेशन हमने लाइफ इंश्योरेंस में भी पढ़ा था। ये थी बेटा कुछ फीचर्स आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स फायर इंश्योरेंस पॉलिसी की। इसके बाद आपको दे रखा है स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस क्या है। तो फायर इंश्योरेंस जो है उसका दायरा भी बहुत ज़्यादा है, बहुत जगह पे एप्लीकेबल है। तो 2 तरह की इसने स्कोप को डिवाइड किया है, एक ऑर्डिनरी स्कोप है, एक कंप्रिहेंसिव स्कोप है। ऑर्डिनरी स्कोप इट इंक्लूड्स ओनली दोज रिस्क विच डिफाइन द नैरोअर स्कोप ऑफ द इंश्योरेंस। The losses caused by the fire only. Under this policy, fire insurance contract claim for the जो भी आप कर रहे हो सिर्फ बेसिकली 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक, देयर मस्ट बी एक्चुअली फायर लगी हो, और दूसरा उस द फायर मस्ट बी इंसिडेंटल, उस इंसिडेंट से जुड़ी हो। द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड मस्ट डैमेज और ब्रंट और डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो रिस्क कवर्ड अंडर द फायर इंश्योरेंस और रिस्क कवर्ड अंडर फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो 2 कैटेगरीज जो ऑर्डिनरी स्कोप है उसमें क्या बता रहा है, द मेन कॉज ऑफ रिस्क मस्ट बी मेंशन इन द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी एंड ओनली दोज रिस्क आर आइडेंटिफाइड बाय द इंश्योरर इन केस ऑफ लॉस। तो कहता है कि पहले से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये लॉस हैं जो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, ये लॉस इंक्लूड नहीं की जाएंगे। लाइक फायर इंश्योरेंस आर फायर, ब्लास्टिंग ऑफ बॉयलर हो सकता है, ब्लास्ट ऑफ गैस सिलेंडर हो सकता है। तो कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं वो पॉलिसी में मेंशन किए गए होंगे। रिस्क नॉट कवर अंडर फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, कौन कौन से सर्टन रिस्क हैं जो नहीं कवर किए जाते, दैट इज फायर इन द जंगल अगर लग जाती है, थेफ्ट ड्यूरिंग फायर के दौरान लोग किसी ने थेफ्ट है जो कर ली, चोरी कर ली, तो वो चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं की जाती। इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी स्कोप। सेकेंड जो है उसकी कंप्रीहेंसिव स्कोप है। दीज पॉलिसीज कवर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क अलाइड टू द, जो फायर इंश्योरेंस के साथ अटैच हैं वो भी उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। कवरेज ऑफ सच रिस्क अंडर द प्रीव्यू ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड वाइडन द स्कोप ऑफ द इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के दायरे को बढ़ा दिया है कंप्रीहेंसिव स्कोप ने। फायर लगने के कारण और उसके दौरान जो नुकसान हुआ वो सारा जो है इंश्योरेंस कंपनी देगी अगर आपने कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी है जो ली थी। तो ये था बेटा स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस।
इसके बाद आपके पास है प्रोसीजर फॉर टेकिंग ए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। जब भी आपने कोई फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे कि हमने लाइफ इंश्योरेंस में भी डिस्कस किया था प्रोसीजर। तो सबसे पहले आप कंपनी डिसाइड करोगे कि मैं कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी लूँ, क्योंकि वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज आर अवेलेबल हु आर ऑफरिंग फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज। द कंपनी विच रिक्वायर लेस फॉर्मेलिटीज एंड ईजी टर्म्स हैं जिसकी, आप उस कंपनी को प्रेफर करोगे जब आप कंपनी चूज करोगे। सेकेंड जो है आपका प्रोसेस में पॉइंट, दैट इज प्रपोजल फॉर्म। उसके बाद जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस में कहा था, प्रपोजल फॉर्म हम फिल करेंगे, उसमें ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें देनी है हमारी प्रॉपर्टी के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है प्रपोजल फॉर्म में हम भरेंगे या एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे। थर्ड है एविडेंस ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी। द इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट द प्रूफ, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बंदे की, थर्ड पार्टीज के साथ कैसे रिलेशन है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो इकट्ठा करेगी। द इंश्योर्ड हैज़ टू सबमिट ए सर्टिफिकेट ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी अलॉन्ग विद प्रपोजल फॉर्म टू द इंश्योरर। तो इंश्योरेंस कंपनी को उसको रिस्पेक्टेबिलिटी का एविडेंस है जो वो देना है, कहने का मतलब अपने कस्टमर से, अपनी ऑनेस्टी का, अपनी थर्ड पार्टी से उसका प्रूफ। नेक्स्ट है सर्वे ऑफ प्रॉपर्टीज टू बी इंश्योर्ड। द इंश्योरर जो है वो असेस करेगा प्रॉपर्टीज को, चेक करेगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें कितना कितना रिस्क इन्वॉल्व है, जिसका वो इंश्योरेंस लेना चाहता है उसके बारे में सर्वे करेगा। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। ऑन द बेसिस ऑफ जो इन्फॉर्मेशन उसने डिक्लेयर की थी प्रपोजल फॉर्म में, एविडेंस ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी मिल गया, सर्वेयर ने रिपोर्ट अपनी दे दी, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ऊपर प्रीमियम डिसाइड करके उसकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है कंपनी। उसके बाद प्रीमियम पेमेंट की जाती है। कवर नोट। द इंश्योरर इश्यूज ए कवर नोट विच इज इन द नेचर ऑफ एन इंटरिम प्रोटेक्शन नोट बिफोर द फाइनल फॉर्म ऑफ पॉलिसी। जब तक प्रिपेयर की जाती है फाइनल पॉलिसी, उससे पहले एक कवर नोट है जो इशू किया जाता है जिसको बोलते हैं इंटरिम प्रोटेक्शन नोट। कवर नोट इज नॉट इक्वल टू द पॉलिसी बट इफ फायर अकर्स इन ए मीन वाइल द कवर नोट विल कवर द रिस्क एंड द इंश्योरर विल बी लायबल टू इंडेमनिफाई द रिस्क कवर्ड अंडर द कवर नोट। अब क्या कहता है कि जब पॉलिसी आपकी बनी, आपने प्रीमियम भर दिया, जब तक वो पॉलिसी बन के तैयार होके आपके पास आई, उस टाइम पीरियड के दौरान अगर आपका फायर से कोई लॉस हो जाता है तो उसका इंडेमनिफाई करने के लिए आपको कवर नोट है जो दिया जाता है ऑन द स्पॉट, ताकि पॉलिसी बनने आने तक जो है आपका, अगर उस दौरान कोई नुकसान आपको हो गया है तो उस नुकसान की भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको इंडेमनिफाई करेगी। तो उस पीरियड को कवर करने के लिए जो नोट दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड कवर नोट या इंटरिम प्रोटेक्शन नोट, के उस टाइम पीरियड के दौरान प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है इशू ऑफ पॉलिसी। फाइनली ये फायर इंश्योरेंस कंपनी प्रॉपर फॉर्म में ड्यूली स्टैम्प्ड साइंड पॉलिसी है, टर्म्स कंडीशन के साथ तैयार करती है। उस पर नेम, एड्रेस, वैल्यू, अमाउंट, कौन कौन सी चीज़ें कवर हैं, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस कितना है, उसकी कितनी अमाउंट है, वो सारी चीज़ें मेंशन करके जो है इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस पॉलिसी को। तो ये थी बेटा आपकी कि कौन कौन सी स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब आप एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो। तो बाकी जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो कोई भी डाउट हो बेटा आप मुझे ग्रुप में कंसल्ट कर सकते हो या कॉल करके पूछ सकते हो।